इस दस्तावेज में कुल 213 प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपकी विशिष्ट संरचना के अनुसार हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से केंद्र पर केंद्रित है? आनुवंशिकी। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती। विटिकल्चर, विटिकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। एपिग्राफी, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। विटिकल्चर, विटिकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतुविज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्किनोलॉजी। सोरोलॉजी, साउरोलॉजी का अध्ययन है छिपकली। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्मों। पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुता का अध्ययन। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कवक। ओन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। टैक्सोनोमी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोगेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकीयों प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी, एटीपी। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप-इकाई संरचना क्या होती है? 50s और 30s। प्राकेंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलोजूल प्रति मोल। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रवी जालिका। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? शल्की उपकला। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में स द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविशीकरण। नीचे दिए गए चित्रों ओ और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है।
विभाजन बी कब और कहाँ होता है? युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम। निम्न में से किसे कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। श्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉक का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो किसमें मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। किसको कोशिका के पावरहाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? कोशिका। पुटिकाओं वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गोल्जी काय। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है? लाइसोसोम। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली क्या है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? लसिका। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के परिणामस्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? विषाणु। लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया को उनके उपनामों से सुमेलित करें। 1C, 2B, 3A। कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहां पाई जाती है? जड़। पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? जल। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? रसधानियों में। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? लवक। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दबाव का सहन करने में सहायता करता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहां पा सकते हैं? तीर 4 रसधानी द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? अवर्णीलवक।
दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों और प्ररोहों में। वायुतक कोशिकाएं एरिंकमस सेल्स किसमें पाई जाती हैं? जलकुंभी। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन इनफोल्डिंग में। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? सेल्यूलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? लवक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? एंथोसाइनन्स। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? उपकला ऊतक। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। वो ऊतक जो अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है, वह है अवकाशिका ऊतक। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? संयोजी ऊतक। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा ऊतक। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? एरियोला। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं को क्या कहा जाता है? ऊतक। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? हड्डी एक संयोजी ऊतक है। रक्त। रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? संयोजी। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी। मुंह की परत किससे बनी होती है? पपड़ीदार उपकला स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? वसा। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक। कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? त्वचा। किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? संयोजी। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? एपिडर्मिस। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है? तंत्रिका कोशिका। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचम कोशिका। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथेलियल। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है, आयतफलकी क्यूबॉइडल। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथेलियम। हिस्टामाइन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? संयोजी ऊतकों। अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है? त्वचा और मांसपेशियां। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? रुधिर। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका। चित्र ए और बी आई एस्लेकिया स्क्लेरेंकाइमा के किस काट को दर्शाते हैं? ए अनुप्रस्थ काट, बी अनुदैर्ध्य काट। पुराने जाइलम ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? रेजिन और गोंद। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है। कुछ घंटों के बाद टहनी कैसी दिखेगी? चित्र अ की तरह। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? सी। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? कोलिंकाइमा।
फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? लिग्निन। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? पोषकों। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? संवहनी ऊतक। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और गतिशीलता की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? राल। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं? पुराने जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? फ्लोएम। चालनी पट्टिकाएं, सिव प्लेट्स किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम नली कोशिकाओं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है? चित्र बी। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जाइलम तंतु। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा क्या दर्शाया गया है? मेरिस्टेमेटिक विकास। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? वाहिनिका और वाहिका। पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं और एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित कर सकता है? पुराने जाइलम, हार्टवुड में। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहां मिल सकती हैं? फ्लोएम में। मृदूतक और स्थूल ऊतक स्थायी ऊतकों के प्रकार हैं। कुछ पौधों में इन्हें हरित ऊतक और वायुतक क्यों कहा जाता है? हरित ऊतक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है और वायुतक इनमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में सहायता करते हैं। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? पुराने जाइलम में। फ्लोएम ऊतक की एक काट में कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? बी। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? सहचर कोशिका। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? पेरेन्काइमा। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? जाइलम ऊतक। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। मृदूतक और स्थूल ऊतक किसके प्रकार हैं? सरल स्थायी। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? फ्लोएम वाहिका। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण करना। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? स्थूल कोण ऊतक, कोलिंकाइमा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलिंकाइमा। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। कोलिंकाइमा। कोलिंकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर किससे मोटी हो जाती हैं? सेल्यूलोज और पैक्टिन। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। कोलिंकाइमा। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? पौधों में भोजन। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? लिग्निन। किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभज्योतक। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। एक जटिल स्थायी ऊतक है? फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जाइलम। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? जाइलम। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? जाइलम। इस दस्तावेज में कुल 193 प्रश्न संख्या 214 से 406 तक दिए गए हैं। सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपकी विशिष्ट संरचना के अनुसार नीचे दिए गए हैं। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? लेटर मेरिस्टेमेटिक ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? फ्लोएम। ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। विभज्योतक। स्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक, विभज्योतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं? स्थायी ऊतक। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्योतक ऊतक। अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे गर्थ में वृद्धि होती है? पार्श्व विभज्योतक। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटर मेरिस्टेम। तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? पार्श्व लेटर विभज्योतक। अग्रस्थ शीर्षस्थ। मेरिस्टेम किसके शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है? तने और जड़ें। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक। एरियोला ऊतक अंगों के स्थान भरता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। अंदर के, आंतरिक। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? विभज्योतक। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? स्क्लेरेन्काइमा। ऊतक मृत होता है। स्क्लेरेन्काइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेन्काइमा। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? स्क्लेरेन्काइमस फाइबर। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेन्काइमा। किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ ऊतक। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेन्काइमा। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। दृढ़ ऊतक। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, खाद्यों का प्रवाह। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, फ्लोएम। पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? भोजन। किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? पैरेन्काइमा। किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? मृदूतक। किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? पैरेन्काइमा। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती हैं, पैरेन्काइमा। ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक ऊतक। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? सिव ट्यूब। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम। दृढ़ ऊतक किससे बना है? निर्जीव कोशिका। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, में किसकी एक मोटी मोमी परत होती है? क्यूटीन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनीय ऊतक। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, वल्कल। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन।
किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? पेप्सिन। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? डीएनए। वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? पित्त लवण। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? एमाइलेज। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम किसमें उपस्थित होते हैं? आंत्ररस। नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण कौन सा विकल्प सही व्याख्या करता है? आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम किसमें उपस्थित होते हैं? आंत्ररस। केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? दूध। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? कार्बन। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? विटामिन। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? जीन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? एमआरएनए प्रति। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है? डीएनए कॉपी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? जीन। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? केसीन। सही कथन की पहचान कीजिए। X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं? एंजाइमों। जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? 9:3:3:1। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनएस। डीएनए एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। किसमें लिंग गुणसूत्रों सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पूर्ण युग मौजूद होता है? मानव मादाओं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र। जीनों के कौन से विकल्प जीन सेट होता है? प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों। एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति के अंतर का क्या कारण हो सकता है? डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। वंशगति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एलोसोम्स। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? पत्तियों की आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? युग्मक निर्माण के समय दो युग्मविकल्पी एक साथ आते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर सही कथन की पहचान कीजिए। आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। वंशगति की इस तरह की प्रणाली को किसमें वर्णित किया गया है? मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? उद्यान मटर। एक संकर संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं ट्रेट वाले दो पौधों का संयोजन होता है। 2 निम्नलिखित में से कौन सा कण मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण ट्रेट की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? पैतृक और मातृ डीएनए।
मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं झुर्रीदार, छोटे और सफेद। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे टीटी के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिलित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मनुष्यों में लक्षणों की वंशगति के नियम से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संकरण असंगत जीन होना चाहिए। TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? 25%। मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? एक युग्म। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्मविकल्पी हो या दो जीन युग्मविकल्पी हो। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उनकी मां से वंशानुगत होते हैं। क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं। इनके बीच क्या अंतर है? X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। मेंडल की सफलता से संबंधित गलत तर्क का चयन कीजिए। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आकार पर काम किया था। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? गोल बीज वाले लंबे पौधे। मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पितृ गुणसूत्र। लक्षणों की वंशगति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। पीले बीजों वाले तद्रूप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रूप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? लंबापन बौनेपन पर प्रभावी हावी था। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? 9:3:3:1। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे ही उत्पन्न होंगे। दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में, जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं? 22। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? 2। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? XX। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? बायोपिक्स का सिद्धांत। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है 46। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? आनुवंशिक लक्षणों के संचार से। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं? सेंट्रोमिया। यदि एक पौधे का समजीनी जेनोटाइप TTRR है तो समलक्षणी फिनोटाइप क्या होगा? बौना और गोल। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज। आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं जीन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र जोड़ XX। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुक जैसा एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था और गुणसूत्र कारक का वाहक है। कौन सा कथन सही है? केवल कथन A और B सही है, C गलत है। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं जीनोटाइप।
लैंगिक प्रजनन में किसके शामिल होते हैं? विपरीत लिंगों, 2 जनक। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं 1 एक्स क्रोमोसोम। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है 23। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? 23। मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? ग्रेगर मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल। प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, मेंडल के। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ग्रेगर मेंडल। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ग्रेगर मेंडल। वंशानुगति नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, के रूप में जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं? माता। बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? पिता। प्रजातियों में क्या जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? परिवर्तन। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? थैलेसीमिया। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या Y गुणसूत्र। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। डाई हाइब्रिड, संकर, क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, आनुवंशिक नहीं होता है। दैहिक। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46। वह गुण जो F1 पीढ़ी से देखा जाता है वह क्या है? प्रबल। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया? स्वपरागण। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं DNA। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? 315। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? 9, 3, 3, 1। एलील होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, ये किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, यूजेनिक्स। वैज्ञानिक G.J. मेंडल का निधन कब हुआ? 1884। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? XY। आमतौर पर मेंडलियन कारक क्या कहलाते हैं? जीन। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। विविधता क्या है? उपरोक्त सभी। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विविधता। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मटर के पौधों में क्या कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? झुर्रीदार बीज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? Y गुणसूत्र। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। निम्न में से कौन सा जॉर्ज कुवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों, नस्लों, रेसेस में से नहीं है? लैपलैंड्रियोड। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सी लिनियस। होमोसैपियन शब्द किसने गढ़ा था? सी लिनियस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 407 से 606 तक दिए गए हैं। सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपकी विशिष्ट संरचना के अनुसार नीचे दिए गए हैं। इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? समझात। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? समजात अंग। समरूप अंग हैं लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। मानव जाति
होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? अफ्रीका। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कहाँ विकसित हुई है? अफ्रीका। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से कहाँ विकसित हुए हैं? अफ्रीका। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन, जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं, में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास। मानव जाति के आनुवंशिक मूल, जेनेटिक रूट्स, कहाँ मौजूद हैं? अफ्रीका। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? अफ्रीकी मूल। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? प्रजनन। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? मेसोजोइक एरा। निम्नलिखित में से कौन सा वो विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। निम्नलिखित में से किसे टायर्ट लिजर्ड किंग, टायरेंट लिजर्ड किंग कहा जाता है? टायरेनोसोरस रेक्स। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? वाइज होमिनिड। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनिड्स थे क्रो-मैग्नन। जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? प्राकृतिक चयन। विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं? चार्ल्स डार्विन। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? एंथ्रोपिथेकस। 2015 में किस जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार क्रेव सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड, दक्षिण अफ्रीका के दिनोलेडी चैम्बर में की गई थी? होमो नलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नलेडी। टैकीग्लोसिस किसके बीच की एक संयोजी कड़ी है? सरीसृपों और स्तनधारियों। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। क्रमागत उन्नति। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। डार्विन। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवीय अणुओं से विकसित हुआ है? हाल ने। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? जीवाश्म। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था, H2, NH3 और CH4। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था CH4 और H2S। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? चार्ल्स डार्विन। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? प्रजाति। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? प्रजाति। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? प्रजाति। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल, फैमिली और प्रजाति स्पीशीज के बीच आता है? वंश। निम्नलिखित को लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है पोषण। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? जगत, किंगडम। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पुनर्तः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा।
जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? विटेकर। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? प्रोटोजोआ। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे ये पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है। एंडोस्पोज। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं? मोनेरा। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? साइनोबैक्टीरिया। बैसिली, बसिलाई ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं छड़नुमा। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैगला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस। एशेरिकिया कोलाई कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? डायटम। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? पैरामीशियम। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका सिलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। पैरामीशियम। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? शरीर की पूरी त्वचा। निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकन अ और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है? अ पादाब, भोजन का अंतर्ग्रहण, बी खाद्य रसधानी, भोजन का पाचन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील रसधानी। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं? अमीबा। क्लैमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? किंगडम प्रोटिस्टा। बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ। एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विखंडन। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है? प्रोटिस्टा। द्विपद नामपद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लिनियस। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैरोलस लिनियस। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नामपद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक माना जाता है? कैरोलस लिनियस। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस। कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? लिनियस। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? कैरोलस लिनियस। सिस्टम नेचुरल किसके द्वारा लिखी गई थी? कैरोलस लिनियस। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मेटाजोआ। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? एनिमेलिया। के प्राणी अगतिशील होते हैं? पोरिफेरा। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? साइकॉन। श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? स्पंज। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप नेकर है, को किस नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? हाइड्रा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन रीजेनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा। का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? सिलेंट्रेट। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? हाइड्रा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। हाइड्रा। बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। हाइड्रा। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैथवम चपटे कृमि भी कहा जाता है? प्लेटेहेमिन्थीज। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। प्लेनेरिया नामक एक फ्लैथवम में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। प्लेनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? फीता कृमि। टेपवम फाइलम किससे संबंधित है? प्लेटेहेमिन्थीज। एस्केरिस का साधारण नाम है राउंडवॉर्म का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। केचुओं। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? त्वचा। जोंक लीच किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा। एनुलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एस्केरिस। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? एनिलिडा। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? एनिलिडा। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबद्ध है? एनिलिडा। त्वचीय श्वसन होता है केचुए में। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लावा के बाद क्या कहलाती है? कोशित। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? श्वास छिद्र। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आर्थ्रोपोडा। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? आर्थ्रोपोडा। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। तिलचट्टों कॉकरोचेस में श्वसन किसके माध्यम से होता है? श्वास रंध्रों। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्रपाद। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? झींगुर। संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? ततैयों एवं भूरों के। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह क्या व्यक्त करता है? लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? घोंघा। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो ये दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोल्स्का संघ से संबंधित नहीं है? एंटीडोन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मलिस्का परिवार से संबंधित है? घोंघा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? नीला। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। एक कर्णसीप क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? एकिनोडर्मिटा। निम्न में से कौन सा मोल्स्का का उदाहरण नहीं है? शतपाद। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? मालपीघन नलिकाएं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? एकिनोडर्मिटा। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। एकिनोडर्मिटा। जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है? समुद्री खीरा। स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? एकिनोडर्मिटा। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। शूलचर्मी। एकिनोडर्मिटा। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। स्टारफिश। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? व्यासीय सममिति। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? केचुआ। सभी रज्जुकी कॉर्डेटा में क्या होता है? में मेरुदंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? वे असभ्य होते हैं। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? मेढक। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपनी किससे भी श्वसन कर सकते हैं? आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा। किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है? मछलियों। 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। सैलेमेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? हाइला। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? एशियाई मेढक। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय।
किसमें तीन कक्षीय हृदय होता है? उभयचर। उभयचर में क्या होता है? बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? उभयचर। वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? मगरमच्छ। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? सरीसृप। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक क्या होता है? तीन कक्षीय हृदय। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? सरीसृप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? अंडा, लावा, प्यूपा, पूर्णक। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं अंज प्राणी। किस प्रकार के जानवरों को अंज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंज। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? टोड। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? 170 मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर। का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। पक्षियों। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? हमिंगबर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। बाज, फॉल्कन की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर आवर। एवीज में शामिल हैं पक्षी। पक्षी वर्ग में क्या होता है? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंगबर्ड। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? साइनस। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंगबर्ड, स्वॉर्ड बिल्ड हमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। इस दस्तावेज में कुल 197 प्रश्न संख्या 607 से 803 तक दिए गए हैं। सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपकी विशिष्ट संरचना के अनुसार नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी। पक्षियों में होता है 4 कक्षीय हृदय। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। पक्षी। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी। नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? कोयल। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। स्तनधारी जानवरों का होता है 4 कक्षीय हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? प्लेटिपस। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमेडरी। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बाक। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। डॉल्फिन डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड। लेमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबद्ध नहीं है? रैबिट। स्तनपियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित कथन पूरा करें। एकमतकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में होता है। 1 वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। स्तनधारी। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। डॉल्फिन। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? एक चमगादड़। वो शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। सांप। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोपोइसिस। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? स्तनधारी। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। वह कौन सा है? छिपकली। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। कंगारू। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानें। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है।
निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? मत्स्य। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं? अमोनिया। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र तेज होती है? मछली। मत्स्य वर्ग पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थ्युक्त मछली कार्टिलाजिनस फिश है? शार्क। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। मछलियों के हृदय कक्ष होते हैं? 2। मछली में पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? स्यूडोकोलोम की उपस्थिति। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। एक सही मछली है डॉगफिश। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? डॉगफिश। निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? रोहू। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? समुद्री घोड़ा। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफर मछली। मानव आहार नाल के एक चित्र के आधार पर स्तंभ आई का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ए इव, बी आई, सी ई, डी ई। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है? वसा। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित होता है। निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? यकृत। दंत क्षय के परिणामस्वरूप होता है कोमल दंतवल्क। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। 8। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मलद्वार। आहार नाल के चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुचन। मुख गुहिका बकल कैविटी मानव तंत्र का एक हिस्सा है। पाचन। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर विली मौजूद होते हैं? छोटी आंत। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। स्फिग्मोमैनोमीटर। पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? एमाइलेज। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? गाय। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? पेप्सिन। परखनलियों वाले चित्र के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। कौन से विकल्प अंकुरों विली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं? आई, ई और इव। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त लवण। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। दंत क्षय टूथ डिके किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? 5.5 से कम पीएच पर। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विखंडित किया जाना। लार एमाइलेज सैलिवरी एमिलेज किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विखंडित कर देता है? लार एमाइलेज। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? पित्त रस। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलिनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विली। शरीर में विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है विली। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? पेप्सिन। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? रस संवेदी। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बलगम।
निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? शेर। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क। निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस बाइल जूस स्रावित करता है? यकृत। मानव में पित्त का स्राव होता है, यकृत में। बाइल का स्राव होता है, जिगर से। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्राव होता है? यकृत। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? यकृत। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्त। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? यकृत। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सेल्यूलोज। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है और किसमें पूर्ण होती है? मुंह, छोटी आंत। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रूमेन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? श्वासनली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? यकृत और अग्न्याशय का स्राव आमाशय में जाता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यकृत। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ज के समरूप होती है? आमाशय। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? छोटी आंत। मानव के आमाशय स्टमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? खरगोश। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच किससे कम होता है? 5.5। दंतवल्क टूथ इनेमल किससे बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? वसा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? मानव अपशिष्ट से संदूषण। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। I, 2 और 3। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है एंडोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हृदय। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोन दांत पाए जाते हैं? मछली। डुओडेनम किसका भाग है? छोटी आंत। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है HCl। दांत का इनेमल किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। दंतवल्क दंत इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दंतवल्क एनामल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है जिगर। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? 9। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहा जाता है? क्रमाकुंचन। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? वायु कोशिका। लार में एंजाइम होता है एमाइलेज। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज। एंजाइम टाइलिन किसमें पाया जाता है? लार। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज। पित्त के कार्य को कहा जा सकता है पायसीकरण। अग्न्याशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम
प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, वसा का पायसीकरण। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, ग्रसनी। यकृत किसका कार्य करता है? पाचन। शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेल्यूलोज। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? प्लेटलेट्स। मनुष्यों में सामान्य प्रकोचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? 120 मिलीमीटर Hg, 80 मिलीमीटर Hg। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? बिंबाणु, प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? प्लाज्मा। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है? बाएं अलिंद। स्तंभों को सुमेलित कीजिए। IA, IIC, IIAB। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को अतिरिक्त दाब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? धमनिकाओं के संकुचन। मानव हृदय की आकृति में कपाट वाल्व्स कहाँ स्थित हैं? 2, 3, 4 और 5 क्रमांकित स्थानों पर। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलिनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? अंकुर। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की विशेषताओं से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? लौह, आयरन। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? लाल रक्त कणिकाओं में। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। रक्तचाप रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? प्लेटलेट कणिकाओं। मनुष्यों में सामान्य प्रकोचन सिस्टोलिक और अनुशिथिलन डायस्टोलिक दाब क्रमशः कितना होता है? 120 मिलीमीटर Hg और 80 मिलीमीटर Hg। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? स्टेथोस्कोप। चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक भाग को दर्शाता है? शिरा। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? O। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन ये रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? लसिका। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? प्लेटलेट्स। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग। रक्त समूह O वाले एक पुरुष का विवाह रक्त B वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह AB है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? रक्त समूह A का जीन और रक्त समूह B का जीन दोनों प्रभावी हैं। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? लसिका। श्वेत रक्त कणिकाओं के चित्र में सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। A न्यूट्रोफिल, B एओसिनोफिल, C बेसोफिल, D लिम्फोसाइट, A मोनोसाइट। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? 300 GM। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? कोन्ड्रोसाइट। रक्तचाप बल है रक्तवाहिका की दीवार पर जो बल लगता है। कार्ल लैंडस्टाइनर को इनमें किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। रक्त में क्या नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBCS, श्वेत रक्त कणिकाएं WBCS और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? प्लाज्मा। मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का सामान्य प्रकोचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 मिलीमीटर Hg। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 - 7.45। इस दस्तावेज में कुल 204 प्रश्न संख्या 804 से 1007 तक दिए गए हैं। सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपकी विशिष्ट संरचना के अनुसार नीचे दिए गए हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7.0 से 7.8। सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? फाइब्रिनोजेन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? मरकरी कॉलम से। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ओ। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? सी। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ओ। वो विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये शरीर के वजन के लगभग 1.7 - 1.8% होता है। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? केवल रक्ती श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा। सामान्य मानव रक्त है थोड़ा क्षारीय। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है 120/80। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? RBC। ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशी। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है 60-100। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने क्लॉटिंग में मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में सफेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है? 2-7 और 3-10 मिनट। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? रीसस फैक्टर। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर होता है? दिल। ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है? इकोकार्डियोग्राम। मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? 7.4। अब रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। ऑक्सीजन। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है? द्रव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करती है? सुपीरियर वेना कावा। वो विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। ये शरीर के भार का लगभग 17-18% होता है। वो विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। रक्त कम दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है।
वो विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। रक्त कम दबाव पर, झटके से और तेजी से उनमें बहता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स। वो विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं RBCS का जीवनकाल 15-20 दिन है। रक्त एक ऊतक है। संयोजी। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। किसमें तंतुबंध नहीं होते हैं? रक्त। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? फे। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। हृदय मांसपेशियां होती हैं बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? धमनी। हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? हृदय। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कुपिका, एल्वियोली। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? WBC। निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से क्या होती है? मोटी। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? आकार -18-25 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र के बारे में सच नहीं है? रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं। पुरकिंजे तंतु किसमें विशिष्ट हैं? हृदय में स्नायु तंतु। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? 70-80 बीट प्रति मिनट। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका। इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? पेसमेकर। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? 6। जंतुओं में श्वसन सतह की विशेषताओं में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये बहुत मोटी होती है। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? नासाद्वार। श्वसन पथ में पक्षमाभ सिलिया की क्या भूमिका होती है? पक्षमाभ सिलिया फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। फेफड़ों में कुपिकाओं एल्वियोलाई के होने का क्या कारण है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अनाक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज C6H12O6 से क्या बनता है? एथेनॉल C2H5OH। मानव श्वसन तंत्र के भागों A, B और C के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। A ग्रसनी, B स्वरयंत्र, C श्वासनली। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? 15-18 बार। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? पायरुवेट। यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? स्वरयंत्र लैरिंक्स के विकास के कारण। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विखंडन एरोबिक ब्रेकडाउन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। मनुष्यों में अंतःश्वसन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। पसलियां अंदर धंसती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विखंडन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? 3। मानव शरीर में अनाक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्सी श्वसन द्वारा क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16%। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट के CO2H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा भाग ये सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? उपास्थि वलय। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायुमार्ग को निपतित नहीं होने देती है? उपास्थि वलय। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को नष्ट होने से रोकता है? उपास्थि के छल्ले। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? कोशिका द्रव्य। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है।
वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट मात्रा। फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है, जहां गैसों का विनिमय होता है? कूपिका। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15। वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या श्वसन कहते हैं? अवायवीय। श्वासनली, ट्रकिया, इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वसन तंत्र। ट्रकिया, मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र। वायुकोश, एल्वियोलाई, का क्या कार्य होता है? गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, कब होता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विखंडन के दौरान। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूटते हैं? एटीपी। ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? पाइरुविक एसिड। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है? मीसोसोम। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है? फेफड़े का आयतन। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 300 मिलियन। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? नाइट्रोजन। नाड़ी की धड़कन, पल्स बीट, किससे मापी जाती है? धमनी। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विखंडन को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? 3। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों की स्फीति। नी श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की अवस्फीति। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल हैं? प्रश्वसन और नी श्वसन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लूकोज। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती हैं। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल की उपकला से आश्रहित नहीं होता है? वृक्क नलिकाएं। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी, द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? परासरण द्वारा। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? छोटी आंत। क्या वृक्काणु, नेफ्रॉन, की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक, कार्टिलेज टिश्यू, मौजूद नहीं होता है? वृक्क। मानव उत्सर्जन तंत्र के चित्र में A और B द्वारा नामांकित भागों के कार्यों का चयन कीजिए। A मूत्र का निर्माण, B मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? यकृत। बोमेन संपुट, बोमन्स कैप्सूल, मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? वृक्क में। मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है? 95%। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? यूरिया और यूरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के आस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? घनाभकार उपकला। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में प्रारंभिक निस्यंदन लगभग कितना प्रतिदिन होता है? 180 L। निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन्स संपुट, बोमन्स कैप्सूल के क्षेत्र को दर्शाता है? क्षेत्र अ। निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? वृक्क। मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? वृक्क में। गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, उन्मूलन। मानव के वृक्काणु, नेफ्रॉन, की आकृति में कौन सा भाग संग्रह नलिका है? क्षेत्र अ।
मानव वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा प्रारंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। अपोहन डायलिसिस के चरणों का सही क्रम कौन सा है? CBEDA। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? क्रिएटिनिन। बोमेन संपुट बोमेन्स कैप्सूल किसको ढके रहती है? केशिका गुच्छा। निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्राव। एक वयस्क मानव मूत्र में क्या होते हैं? 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? श्वसनिका। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है? 1000 2000। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वृक्काणु। डायलाइजर नामक मशीन को क्या भी कहा जाता है? गुर्दा। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है हीमोडायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वसनिका। मानवों में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? गुर्दे की धमनी। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है लीवर। नेफ्रॉन संबद्ध है उत्सर्जन तंत्र से। मानव में अमोनिया, जो जहरीला है, को यूरिया में बदल देता है लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं, मूत्रवाहिनी। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? वृक्क। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। किडनी की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है? गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सैलेट। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दे। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? गुर्दा। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? गुर्दे की खराबी। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? गुर्दा। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को किससे संबंधित गंभीर समस्या होती है? गुर्दा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है उत्सर्जन। वास डिफरेंस किससे आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यूरिथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके? मूत्राशय। हम मूत्रत्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। निसल कणिकाएं। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? उत्सर्जन। एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, मूत्रमार्ग। चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? संख्या 4। घ्राणग्राही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? गंध। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वॉमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? आइरिस। नीचे दी गई कोशिका को पहचानें। तंत्रिका कोशिका। टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले किसके कारण होती है? जीवाणुओं। अंतर्ग्रथन साइनैप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। श्वसन ब्रीदिंग, लार श्रावण, सैलिवेशन और क्रमाकुंचन पेरिस्टाल्सिस जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेडुला। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? अस्थिबंध। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? शंकु। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? कर्णावर्त। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? मेरुरज्जु। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है?
शाखिका। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती हैं? 31 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? लेंस। रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? माइलिनकृत एक्सोन। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है अग्र मस्तिष्क। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? हाइपोथैलेमस।